तो मूवी की शुरुआत होती है 1969 में और हम आयरिस और उसके बॉयफ्रेंड पॉल को देखते हैं, जहां पर पॉल आज आयरिस को किसी सरप्राइज विजिट के लिए ले जा रहा था। वह उसे लाकर एक जगह पर खड़ा कर देता है और उसके ब्लाइंड फोल्ड्स को हटाता है, जिसके बाद अपने सामने वाले नज़ारे को देखकर आयरिस शॉक रह जाती है, क्योंकि आज पॉल उसे लेकर आया था स्काई व्यू रेस्टोरेंट में, जो कि अभी तक की सबसे लंबी 494 फीट यानी 494 फीट की टॉल रेस्टोरेंट है, जिसकी आज ही ओपनिंग होने वाली है। अब यहाँ पर पॉल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और आयरिस इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। बस वह थोड़ी सी नर्वस थी, यानी कि इतनी ऊंचाई पर जाना उसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। खैर, अब यह लोग अंदर जाते हैं और हम बाहर एक बच्चे को फव्वारे यानी फाउंटेन के अंदर कॉइन्स डालते हुए देखते हैं, जो कि बहुत सी वियर्ड सी बात है, जिसको एक गार्ड रोकने लगता है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि यह बैड लक लाता है। तो बच्चा इस बात को सुनकर वहाँ से चला गया। आयरिस और पॉल लिफ्ट में जाते हैं, जो कि अभी तक की सबसे लंबी लिफ्ट है, जो कि 9000 टन का वजन सह सकती है। अब यहाँ होटल का स्टाफ काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाता है और लिफ्टमैन को देखकर ही हम समझ पाते हैं कि उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है, जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी से ग्रीट करते हुए यहाँ की खूबियाँ बता रहा था। वह आगे यह भी कहता है कि यहाँ रेस्टोरेंट जो है वह अपने निर्धारित समय से 5 महीने पहले बनकर तैयार हुआ है। सभी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और वह बच्चा भी यहाँ आकर ऊपर स्काई व्यू में जाता है। जाते जाते अब आयरिस को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि वह थोड़ा सा घबराने लगती है, मतलब कि उसे अपनी मौत का पुनर्वास होने लगता है, जो कि डायरेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ फील हो रहा था। काफ़ी अलग सा लग रहा था, जैसे कि उसका मन कर रहा था कि वह यहीं पर रुक जाए, वापस चली जाए। उसके आसपास की चीज़ें काफ़ी अजीब लग रही थी उसे। एनीवेज, अब लिफ्ट से सभी लोग ऊपर जाते हैं और टॉप वाले सेक्शन में पहुंचकर पॉल रिसेप्शन से उनकी रिजर्वेशंस टेबल के लिए बोलता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसको मना कर देता है क्योंकि पॉल का टेबल रिज़र्व हो ही नहीं पाया था, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वह आयरिस के पास जाता है और वह दोनों बातें करने लगते हैं और अब उसे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, वॉमिट जैसा लग रहा था। वह वॉशरूम में चली जाती है। अब यहाँ पर नाच गाना चालू था, ड्रिंक हो रही थी, म्यूजिक चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक बार टेंडर शैंपेन ओपन करता है, जिसका कैप प्रेशर से ऊपर लगकर झूमर पर टकरा जाता है और उसे एक पॉइंटेड पीस करके नीचे गिर जाता है। अब यहाँ सभी लोग नाच रहे थे और स्काई व्यू रेस्टोरेंट का जो फ्लोर होता है वह आधा बीच में ग्लास का बना होता है और अभी इससे पहले हमने जिस हिस्से को यानी कि झूमर से वह ग्लास का पीस टूटते हुए देखा था, वह सीधे इसी फ्लोर के ग्लास पर लगता है, जिससे वहाँ पर एक क्रैक आ गया था। अब हम नीचे लगे हुए बिल्डिंग जॉइंट्स को देख पाते हैं, जो कि हिल रहे थे क्योंकि वज़न काफ़ी ज़्यादा था। अब आयरिस को इस रेस्टोरेंट के अंदर परफॉर्मेंस दे रही सिंगर और उसके बेटे के साथ मिलती है, जो कि आयरिस से बात करते हुए पूछती है कि वह प्रेग्नेंट लग रही है, कितना समय हुआ, जिस पर वह बताती है कि 2 महीने, लेकिन यह बात उसने भी अभी तक पॉल को नहीं बताई है और वह डर रही है कि अगर वह बात पॉल को बताएगी तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, जिस पर वह लेडी उसे ब्लेसिंग देती है और अपने बेटे के साथ वक्त बिताने लगती है। अब आयरिस भी पॉल के पास वापस आ जाती है, जो कि उससे ओपन स्पेस में लेकर जाता है। अब वह बातों ही बातों में उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिससे वह काफ़ी खुश हो जाती है और आयरिस फाइनली पॉल को अपने प्रेगनेंसी के बारे में भी बताती है। लेकिन जैसा वह एक्सपेक्ट कर रही थी कि वह गुस्सा करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि वो खुश हो जाता है और उसे रिंग पहनाता है, जो कि थोड़ी सी टाइट होती है, लेकिन वह कहती है कि यह सही है। अब यहाँ हम उसे बच्ची को देख पाते हैं, जो कि नीचे कॉइन्स फेंक रहा था, जिसे एक गार्ड रोकता है कि ऐसा बिल्कुल मत करो, इससे कोई ख़त्म हो सकता है, ऐसा ऊपर से सिक्का किसी पर गिरेगा तो बिल्कुल बुलेट जैसा इफ़ेक्ट आएगा, जो कि जाहिर सी बात है, इतनी ऊंची फ्लोर से छोटी सी भी चीज़ ग्रेविटी की फोर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। खैर, वह बच्चा उसकी बात नहीं मानता है और सिक्का फेंकता ही रहता है, जो कि हवा के प्रेशर से वेट्स में घुस जाता है और एक फ़ैन में अटक जाता है। और दोस्तों, आप यहाँ पे सिक्के पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर, अब आयरिस और पॉल नीचे आकर डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे नीचे का फ्लोर क्रैक हो रहा था
और वही दूसरी तरफ जो सिक्का फैन में फंसा हुआ था वह निकलकर पाइप में घुस जाता है और यहाँ पर फ्लेमेबल गैस भी लीक हो रही थी। आयरिस और पॉल काफ़ी खुश थे, नाच रहे थे, लेकिन इनके बारे में उसे कोई भी अंदाज़ा नहीं होता है। खैर तभी आयरिस को वहाँ पर आभास होने लगता है और वह खुद ही पीछे हटने लगती है और उस ग्लास सेक्शन से दूर हो जाती है, जिसके हटते ही ग्लास सीलिंग टूट गई थी और अब एक साथ कई लोग 494 फीट ऊंचाई से नीचे गिरने लगते हैं। अब आयरिस पॉल को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भी नीचे गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। यानी यहाँ पर कांच टूटने के साथ साथ आयरिस के सपने भी टूट गए। अब यहाँ पर वो बिल्डिंग जॉइंट्स भी टूट जाते हैं और दूसरी ओर के ओस क्रिएट होने लगते हैं और वहाँ पर एक लेडी जो होती है उस पर आग लग जाता है, जो कि भाग रही थी, लेकिन एक वेंट्स के पास वह जाती है जहाँ पर वह गैस भी लीक हो रहा था और अब वहाँ पर भयानक आग फैल गई थी। आयरिस और खुद को बचाती है और सिंगर को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखती है, जो कि ख़त्म होने से पहले अपने बेटे को एक बॉक्स में रखकर सेव कर देती है। और यही माँ बाप तो करते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। अब सब जगह आग फैल चुकी थी, एक ग्लास सेक्शन भी टूट चुका था और बिल्डिंग जहाँ से यानी कि जॉइंट से टूटी हुई थी वहाँ से बेड होकर वह गिर जाती है और बहुत सारे लोग नीचे गिरते हैं, लेकिन वो विंडोज़ ग्लास से बच जाते हैं। अब इतने में ही वह सिक्का जो कि झूमर में आ गया था वह वहाँ से नीचे गिरता है और नीचे पियानो जो कि बिल्कुल बीच में था वह एक साइड आ जाता है और अब वो ग्लास विंडो से टकरा जाता है, जो कि कई सारे लोगों की जान ले लेता है। कुछ लोग ने लिफ्ट से भागने की कोशिश करी थी, लेकिन वह लिफ्ट वज़न झेल नहीं पाई, तो इसी के चलते होता है कि लिफ्ट टूट जाती है, जिससे चलते बहुत सारे लोग पीस कर ख़त्म हो जाते हैं और वह रिसेप्शनिस्ट जो कि उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था वह 2 हिस्सों में बंटकर ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग सीढ़ियाँ लेते हैं जो कि आधी टूट जाती है, जिसके अंदर सभी ख़त्म हो गए थे, बस वह कॉइन वाला बच्चा बच गया था, जो कि नीचे आ जाता है और खुश होता है कि वह बच गया। लेकिन तभी ऊपर से पियानो गिरता है और वह अभी शांत हो जाता है और अब हम फाइनली वो सिक्का को देख पाते हैं जो कि स्टार्टिंग से उसके अंदर डाल रहा था, वह फाउंटेन में चला जाता है। और अब हम बेड लॉक को देख पाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ और खाली आयरिस अकेली बच गई थी और वह सिंगर के बेटे को मिलती है, जिससे वह बचाने की बहुत कोशिश करती है और लेकर जाने लगती है, लेकिन वह दोनों भी फिसल कर लटक जाते हैं। जिसमें होता यह है कि आयरिस की फिंगर के अंदर जो पॉल की पहनाई हुई रिंग थी वह एक जगह फंस गई थी, जिसमें आयरिस की रिंग के साथ स्किन भी उखड़ जाती है और वह दोनों नीचे गिरकर ख़त्म हो जाते हैं। खैर अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में और यही फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की इंट्रोडक्शन थी। एंड मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ही इतना तगड़ा हुआ तो आगे क्या क्या होगा, इसके आगे के लिए देखते रहिए। खैर अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हम स्टेफनी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिससे आयरिस और उसके समय हुए डिजास्टर के भयानक नाइट्समेयर आ रहे थे बार बार, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है और वह अपनी फ्रेंड से बात करती है और बताती है कि आयरिस असल में उसकी ग्रैंड मदर हैं, जिनसे वह कभी नहीं मिली, लेकिन फिर भी वह उसे सपने में क्यों दिखाई देती है, वह हादसा क्या था और क्यों दिखाई दे रहा है उसे, सब कुछ सोचने लगती है। सवाल उसके पास काफ़ी सारे थे और जवाब ढूंढने के लिए वह अपने घर पर जाती है, जहाँ पर उसके पिता और भाई चार्ली उसको मिलते हैं। उसकी माँ मतलब आयरिस की बेटी डार्लिन उसे 10 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। अब स्टेफनी अपने पिता से आयरिस के बारे में बात करती है, लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं बताते हैं। वह अपने भाई चार्ली के साथ अपने मामा हावर्ड के यहाँ पर जाती है और बाकी कजिन से भी मिलती है। अब वह अपने मामा जी से बात करती है और उनसे आयरिस और डिजास्टर के बारे में पूछती है, तो वो बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वह क्या था। फिर यानी वह बताते हैं कि आयरिस पागल हो गई थी, जिसने खुद को और बाकी लोगों को कैद करना शुरू कर दिया था, जिससे वजह से उसके बच्चे को उससे अलग कर दिया गया था। फिर भी वह नहीं रुकी, अजीब से लेटर्स और डिस्टर्बिंग पिक्चर्स भेजती रही, जिसके बाद हम सब ने उससे कनेक्शन ही ख़त्म कर लिया। एंड अब आई बिलीव कि शायद वह अभी भी ज़िंदा है। खैर अब स्टेफनी के मामा जी कहते हैं कि वह आयरिस के बारे में बात ना करे, उससे दूर ही रहे, लेकिन स्टेफनी के पास बहुत सारे सवाल थे और वह नहीं मानती और उन लेटर्स से एड्रेस लेकर आयरिस से मिलने पहुंच जाती है।
तो आयरस असल में शहर से दूर अकेले बंकर जैसी एक जगह पे रहती है, कैमरा से दरवाजे को चेक करती रहती है। खैर अब स्टेफनी आयरस को अपने बारे में बताने लगती है, लेकिन वह बिना फ़ोन और चाबियों के उसे अंदर आने के लिए बोलती है। वह दोनों बात करती हैं और आयरस रिवील करती है कि जो भयानक सपने आज स्टेफनी को आ रहे थे वह असल में उस दिन आयरस को आभास थे, यानी कि जो शुरुआत में हमको दिखाया गया था कि वह रियल में नहीं हुआ था बल्कि होने वाला था। उसको वह पूरी झलक पहले ही दिखाई दी गई थी और उसने बहुत सारे लोगों को बचा लिया था जो कि डेथ को काफ़ी पसंद नहीं आई। और यहाँ पे वह जो आइडेंटिटी है वो और कोई नहीं बल्कि डेथ थी, जो कि खुद क्लेम करती है। अब जो डेथ है उसके हिसाब से वहाँ मौजूद कोई भी पर्सनल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। तो एक एक करके मौत जो थी वह आगे चलकर सबको क्लेम करने लगी और डेथ ने आयरस को भी टारगेट बनाना की बहुत कोशिश की, लेकिन पॉल को ऑलरेडी खो चुकी थी। लेकिन डेथ का प्लान, उसका तरीका वह सब समझ गई थी और सालों तक उसने रिसर्च करके एक किताब तैयार करी थी, यानी कि डेथ लोगों को कैसे मार सकती है, जो कि आयरिस को पूरी ब्लड लाइन को ही ख़त्म करना चाहती थी। एंड उसने यहाँ पर चीट किया था डेथ से और मुझे ऐसा लगता है कि शायद से खाली उस दिन आयरिस बचनी चाहिए थी, क्योंकि डेथ ने खाली उसे ही फ्यूचर दिखाया था। लेकिन अब इंसानों की आदत होती है कि अगर हमको ऐसा कुछ आभास होता है तो हम सबको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयरिस अकेली बचनी चाहिए थी, लेकिन उसने भी सबको बचाया, जिसके चलते ही यहाँ पर उसके ब्लड लाइन के पीछे अब डेथ पड़ी हुई है। अब स्टेफनी काफ़ी परेशान होकर यहाँ से जाने लगती है, जिससे वह किताब भी देना चाहती थी, जिससे वह उसकी ब्लड लाइन के लोगों को बचा ले। लेकिन स्टेफनी घर से बाहर निकल जाती है। आयरिस जानती थी कि बाहर जाने पर वह ख़त्म हो जाएगी, लेकिन स्टेफनी को यकीन दिलाने के लिए वह बाहर आती है और जैसे ही उसने सोचा था एग्जैक्ट वैसा ही वह ख़त्म हो जाती है। अब अगले सीन में आयरिस का फ्यूनरल होता है और अब तक डार्लिन भी लौट आई थी, जिसे देख स्टेफनी खुश नहीं थी, क्योंकि वह उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, जिसके लिए स्टेफनी ने उसे कभी भी माफ़ नहीं किया था। अब अगले दिन वह घर पर थी और बाकी लोगों को हार्वर्ड के घर पर थे, जहां पर डार्लिन भी आती है, जिससे वह वापस अपने परिवार ज्वाइन करने के लिए बोलती है, लेकिन वह मना कर देती है। अब वहां स्टेफनी को आयरन की बात याद आती है। वह काफ़ी अलर्ट हो गई थी। वह उस किताब को भी देखती है, उसमें बच्चे वाला सिक्का भी था जिससे स्काई भी डिजास्टर होने वाला था। यहाँ पर सारी डिटेल्स थी कि कैसे कार से लड़की वाले ट्रक से या फिर कैसे कैसे लोग ख़त्म हो सकते हैं। यहाँ पर एक प्लेन भी था और फाइनली डेस्टिनेशन 1 की मौत प्लेन में ही हुई थी। अब यहाँ पर सभी मौतों के न्यूज़पेपर कटिंग्स भी थे जो कि सारी मूवीज़ को कवर करते हैं, यानी कि जो कि अभी तक आ रखी थी और सभी मौतों के बारे में हमको पता चला था। और ऐसा स्काई व्यू रेस्टोरेंट में नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सब पर कर्ज लग चुका था और मूवीज़ के अंदर जब सब कुछ इसी वजह से हो रहा था। एंड यही मूवी की चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पर फाइनली चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो यहाँ पर अब पार्टी के अंदर एक ग्लास पीस ड्रिंक में चला जाता है और ड्रम्पोलिन के नीचे एक गार्डन ट्रूल भी था। अब ड्रम्पोलिन पर लोग उछल रहे थे, लेकिन डार्लिन वह टूल देखकर हटा देती है। शायद से यहाँ पर डार्लिन को भी कुछ न कुछ पता था। अब यहाँ स्टेफनी भी मौत का प्लान समझ गई थी, जो पार्टी में आ जाती है, लेकिन देर हो गई थी। डेथ अपना काम शुरू कर देती है, जिससे एक बोतल वाटर पंप के ऊपर गिरकर उसे ऑन कर देती है और पंप के पानी एक जगह पर पाइप में जमा हो जाता है, जो कि टूल को गिरा देती है और वह ग्लास का पीस वाला ड्रिंक नीचे गिर जाता है, जिसका ग्लास पीस हार्वर्ड के पैर में लगता है और वह स्लिप होकर नीचे गिरता है। और अब गार्डन ट्रूल, जो कि वाटर प्रेशर से गिर गया था, वह ग्रास कटर पर गिर कर उसे चालू कर देता है और वह सीधा हार्वर्ड के मुंह पर चला जाता है, जिससे वह वहीं पर ख़त्म हो गया था। उसके फ्यूनरल के बाद स्टेफनी उस किताब को पूरा पढ़ती है, जिसके अंदर उसे एक नाम मिलता है जो कि जेवी था। जेवी एक सर्वाइवर था। स्टेफनी अपनी फैमिली ट्री भी बनाती है, जिसके अंदर आयरिस, पॉल, उसके बच्चे हार्वर्ड और डार्लिन और आगे हाउड के बच्चे जैसे कि बॉबी, एरिक और जूलिया
वही डार्लिन के बच्चे स्टेफनी और चार्ली, वह सब अपने परिवार को समझाती है। बताती है कि उस दिन सबको स्काई व्यू के अंदर ख़त्म होना था, लेकिन आयरिस ने सबको बचा लिया था। असल में डेथ का काम तब अधूरा रह गया था और वह लौट कर आई है और अपने विक्टिम्स को क्लेम कर रही है। और सबसे बड़ी बात, जो विक्टिम्स बचने ही नहीं चाहिए थे, उन्होंने अपना परिवार शुरू कर लिया था। तो अल्टीमेटली यह फैमिली ट्री कभी होनी ही नहीं चाहिए थी, जिसके चलते डेथ उन सबको भी क्लेम कर रही है। और धीरे धीरे, यानी कि सालों से ही ऐसा हो रहा था, यानी कि 1969 से ही अब डेथ जो है वह आयरिस के ब्लड लाइन को ख़त्म कर रही है, जिसके अंदर वह ऑर्डर के हिसाब से चलेगी। तो सबसे पहले ओल्टेड यानी कि सबसे बूढ़ी हावर्ड ख़त्म होगी और अब बाकी उसके बेटे एरिक, फिर जूलिया और फिर बॉबी और फिर बारी आएगी डार्लिन और उसकी बेटी स्टेफनी और फिर चार्ली। अब उसकी इन बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। सभी उसको आयरिस की तरह पागल समझ रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो जाती है। और तब उसको फील होता है कि आयरिस को कैसे फील हुआ था। तभी सेम रात हम एरिक को देखते हैं, जो कि अपने टैटू पार्लर पर था। अब यहाँ पर वह अपने पिता को याद कर टैटू बना रहा था। तभी वहीं पर टेबल पर म्यूजिक बेस से सामान गिरता है, जो कि केमिकल बोतल को गिरा देता है। दूसरी साइड फैन के पास लगी हुई चैन टूटकर उसके नाक की फियर रिंग में फंस जाती है और वह उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक केमिकल में आग लग गई थी और वह आग पूरी पार्लर में फैल जाती है। और अगली सुबह स्टेफनी चार्ली को जगाती है कि उन्हें एरिक को बचाने जाना होगा। अब वह लोग उसके घर जाते हैं, जो कि असल में सेफ था, क्योंकि कल रात उसके हादसे में वह बच गया था। अब स्टेफनी उसको संभाल कर रहने को बोलती है, लेकिन वह नहीं मानता। और जूलिया भी यहाँ पर आ गई थी, जो कि स्टेफनी की बात नहीं सुन रही होती है। सबको यही लग रहा था कि यह सब खाली हादसे हैं। अब स्टेफनी का ध्यान एरिक पर था। तभी जूलिया रोड साइड से चल रही थी और उसे एक बॉल लगती है, जिससे वह ट्रैश बिन में गिर जाती है। ट्रैश ट्रक बिन को अंदर डाल देता है, जिसके अंदर वह गिर जाती है। अब यह लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कवर के बीच में आकर ख़त्म हो जाती है। अब अगले सीन में पूरा परिवार बहुत परेशान था, जहाँ पर स्टेफनी बताती है कि डेथ बहुत ही चालाक है। उसने उन सबको डेथ के प्लान बताया था, जिसके चलते डेथ ने अपना प्लान ही बदल दिया। अब ऑर्डर ही चेंज कर दिया और अब कोई भी कभी भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन एरिक की माँ कहती है कि ऐसा नहीं है, ऑर्डर सेम है, क्योंकि एरिक हावर्ड का बेटा नहीं है, उनका कहीं पर अफेयर था जिससे एरिक पैदा हुआ था। इस ब्लड लाइन में आता ही नहीं था, यानी इसलिए वह बच गया था। अब जूलिया जो है वही हावर्ड की पहली संतान थी और वह ख़त्म हो गई थी। एरिक इस बात से बहुत दुखी होता है और अब स्टेफनी कहती है कि उन्हें बॉबी को बचाना होगा। अब वह बताती है कि किताब के अंदर मैथ्स की तरह बताया गया है कि मौत से कैसे बचना है और अभी उसको जेबी को भी ढूंढने जाना होगा। अब डार्लिन कहती है कि उसे आयरिस के लेटर से पता चल जाएगा कि जेबी असल में किस हॉस्पिटल में काम करता है और वह सभी लोग वहाँ पे जाने लगते हैं। बॉबी भी सेफ रहने के लिए उनके साथ जाता है, जिन्हें एरिक भी ज्वाइन करता है। अब रास्ते में स्टेफनी डार्लिन से बात करती है और डार्लिन कहती है कि उसने बचपन से ही एरिस को मौत से डरते हुए देखा है और वह खुद स्टेफनी और चार्ली की मौतों को सोचने लगी, लेकिन ऐसा करके वह अपने बचपन की तरह उनका बचपन भी ख़राब कर रही थी, तो वो उन्हें छोड़कर चली गई। फाइनली वह लोग हॉस्पिटल जाकर जेबी से मिलते हैं, जिसे हमने प्रीवियस मूवी के अंदर भी देखा था, जिसे हम डेथ ही समझते हैं। और कुछ का मानना था कि वह एक एंजल है जो कि डेथ को रोक सकता है, लेकिन यहाँ पर रिवील होता है कि यह उस सिंगर का बेटा है जो कि उस दिन स्काई व्यू में बच गया था। उसने आयरिस को ढूंढा, उससे मिला, दोनों ने रिसर्च करी और बाद में दोनों को कैंसर हो गया। वो आगे कहता है कि डेथ को बचने के दो तरीके हैं, एक तो किसी को मार दो तो उसकी ज़िंदगी उसे पर्सन को मिल जाएगी, या फिर खुद को ख़त्म कर लो। और ऐसे एक लड़की का कर चुकी है जो कि ख़त्म हो गई थी, लेकिन बाद में वह बच गई, जो कि मौत के टारगेट लिस्ट से बाहर निकल गई, यानी कि साइकिल से टूट गई, सर्कल टूट गया। मौत को ऐसा लगता है कि उसने उसको क्लेम कर लिया है, जिसके चलते वह बच गई। अब जेबी आगे कहता है कि अब उसे भी कैंसर है
तो वह अपना आखिरी समय अच्छे से बिताना चाहता है और वो वहाँ से चला जाता है। एंड इन रियल टाइम भी कैंसर की वजह से ही लेजेंड टोनी टॉड हमारे बीच में नहीं है। अब यहाँ पर स्टेफनी सोचने लगती है कि अब उन्हें क्या करना होगा। वही एरिक बॉबी को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि उसे एलर्जी है पीनट्स से, जिससे वजह से खाएगा वह तो बीमार होकर ख़त्म हो जाएगा। फिर वह उसे आखिरी मोमेंट में बचा लेगा, यानी कि साइकिल टूट जाएगा और वह पीनट बिस्किट लेते हैं, लेकिन वह मशीन में फंस जाता है, जिस पर एरिक गुस्से में हाथ मारता है तो वह असल में वहाँ का ग्लास ही ब्रेक हो जाता है। वह मशीन को टिल्ट करके बिस्किट निकालता है, जिसमें स्प्रिंग बाहर आ जाती है। अब यह दोनों सामने ही मौजूद एमआरआई रूम में जाते हैं, जहां पर मशीन ऑन होने से मैग्नेटिक फील्ड तेज होने लगती है, जो कि एरिक की बॉडी की पियरिंग को खींचने लगती है और उसके पीछे चेयर भी आती है और वह भी मशीन में आता है और क्रैश होकर ख़त्म हो जाता है। बॉबी अभी तक जिंदा था, लेकिन नर्स जब दरवाज़ा ओपन करती है, जिसकी वजह से सामने वाली वही स्प्रिंग टूटकर मशीन पर आती है और वह रास्ते में खड़े वही बॉबी के सर से ही चीर देती है, जिससे वह भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। यानी कि डेथ ने और भी लोगों को क्लेम कर लिया है। खैर, अब तक स्टेफनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि डेथ को ट्रिक करने में चीज़ें और ख़राब होती हैं। और अब डार्लिन और चार्ली से बात करती है, जहाँ पर डार्लिन कहती है कि वह आयरिस वाले कैबिन में रहेगी, जहाँ पर आयरिस डेकेड्स तक सेफ थी, तो वह भी वहाँ पर सेफ रहेगी। लेकिन वह दोनों उसके साथ जाते हैं। अब उनके जाने के बाद हम उस कॉइन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर गिर गया था, जिससे एक लेडी अपने पास रख लेती है। और मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि फर्स्ट पार्ट से लेकर अब तक जो भी ख़त्म हो रहे थे, असल में 1969 में स्काई व्यू पर ही ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन वह बच गए थे, जिन्होंने अपना परिवार शुरू कर दिया था, जिसके बाद डेथ सभी लोगों को क्लेम कर रही थी और यह डेथ रुकने वाली नहीं है। और मुझे तो यहाँ पर और एक चीज़ लगती है कि डेथ ने ना वह पक्का उसे जानबूझकर आयरिस को यह विज़न दिखाया था, क्योंकि वह जानती थी कि इंसान कैसे हैं, वह लोगों को बचाएंगे और ढेर सारे लोग मिलेंगे ख़त्म होने के लिए, और मुझे तो ऐसा ही लगता है। एनीवेज, केविन लॉक्ड हो रखा था, तो स्टेफनी मेन एंट्रेंस तोड़कर अंदर जाती है, जिससे लाइट केबल डिस्टर्ब होता है, स्पार्किंग शुरू हो जाती है और उसका सीट बेल्ट अटक गया था। और वह डार्लिन से कहती है कि वह अंदर जाए ताकि वह बचे, तो स्टेफनी खुद भी सेफ रहेगी। लेकिन अंदर एक पिन टूटकर गिरती है, जो कि सिलेंडर ऑन कर देती है और स्पार्क से ब्लास्ट हो गया था। इम्पैक्ट से ट्रक पानी में गिर जाता है, जिससे स्टेफनी डूबने लगती है। अब यहाँ पर डार्लिन पर एक पिलर गिरने से वह ख़त्म हो गई थी और चार्ली स्टेफनी को बचाने जाता है, जो कि बेहोश हो गई थी, जिसे वह होश में लेकर आता है और वह कहता है कि वह ख़त्म हो चुकी है। तो अब वह ज़िंदा है, मतलब कि साइकिल टूट चुकी है। लेकिन दोनों ही अपने मॉम डार्लिन के लिए काफ़ी दुखी होते हैं। अब अगले सीन में चार्ली अपने डैड के घर पर जाता है, जिसके साथ स्टेफनी भी गई थी। बेसिकली जो आयरिस के कैबिन के अंदर यह लोग गए थे, वह डार्लिन की आरवी के अंदर गए थे। आरवी के अंदर सीट बेल्ट वगैरह अटक गई थी। बात करें चार्ली की, तो उसने सीट बेल्ट हटाकर स्टेफनी को बचा लिया था, उसको सीपीआर दिया था, यानी कि उसने भी डेथ को चीट कर लिया था। और अब हम देखते हैं कि पास में ही वह लेडी कुछ सामान ले रही होती है, जिसके चलते वह सिक्का स्लिप होकर रेलवे ट्रैक पर फंस गया था, जो कि काफ़ी ही आश्चर्य की बात थी। यानी कि सिचुएशन अभी भी सुधरी नहीं है। और यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि जो कुछ भी स्टार्ट हुआ था वह इस सिक्के की वजह से हो रहा है। और अब देखो, यहाँ पर जो कुछ ख़त्म होगा वह सिक्के की वजह से ही होगा। यहाँ पर स्टेफनी और चार्ली को डॉक्टर मिलते हैं, जो कि बताते हैं कि उस दिन स्टेफनी बस बेहोश हो गई थी, वह मरी नहीं थी, जिसको सुनकर वह दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको पता चलता है कि डेथ उनके पास आने वाली है, तभी वहाँ पर अजीब सी आभास होने लगे थे। अब इतने में ही
ट्रेन जो है होती है वह सिक्के की वजह से, यानी कि सिक्का ट्रैक के अंदर फंस गया था, जिसकी वजह से ट्रेन जो है वह पटरी से फिसल जाती है और रोड पर आ गई थी। अब स्टेफनी और चार्ली बहुत तेज़ी से भागते हैं। अब उनको लगता है कि शायद वह बच गए, लेकिन तभी ट्रेन के ऊपर से जो लकड़ियाँ बड़े बड़े ट्रेन में लद कर जा रहे थे वह उनके ऊपर गिर जाती है और अब वह दोनों को एक एक करके ख़त्म कर देती है। एंड अब बिलीव होता है कि यह इस मूवी की ब्रूटल मौत थी। दोस्तों ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।